Hello students, today in this video I will teach you atoms and molecules. This is the third chapter of your NCERT book, or I can say this is the third chapter of chemistry. So first of all, the chapter name is atoms and molecules. So we have studied in previous chapter about matter about properties of matter, characteristics of matter, states of matter, different types of matter, how matter is classified. तो हमने मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बेसिकली मैटर किससे बना हुआ होता है इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मैटर किससे बना होता है और उसके जो जिससे बना होता है, जिन पार्टिकल से बना होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनकी फर्दर क्या स्टडी है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मैटर की एंशिएंट थ्योरी और अभी जो थ्योरी चल रही है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो एंशिएंट थ्योरी मैटर की क्या बोलती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट स्टडी मतलब ग्रीक फिलोसोफर्स ने सबसे पहले स्टडी जो करी थी, उन्होंने फिलॉसफी दी थी अपनी मैटर के बारे में कि मैटर बेसिक 4 एलिमेंट से बना होता है। मतलब उसकी कोई साइंटिफिक प्रूवन थियरी नहीं थी, उन्होंने बस ये सोचा और बोल दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। सो उन्होंने ये थियरी, और वो 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? एयर, वाटर, सॉइल एंड फायर। तो इन सब से मिलके मैटर बना होता है। लेकिन साइंस ने इस थियरी पे ऑब्वियसली बिलीव नहीं किया, और क्योंकि इस टाइम पे कोई प्रूफ नहीं था कि मैटर एक्चुअल में इन चीजों से बना होता है। तो फिर अगर आगे ग्रीक सिविलाइजेशन में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थियरी दी। तो मैं एक एक करके यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या बोला कि मैटर 4 बेसिक एलिमेंट से बना होता है, सॉइल, एयर एंड वाटर एंड फायर। सो सेकंड जो एंशियंट फिलोसफी थी वो ग्रीक सिविलाइजेशन की थी। मतलब ड्यूरिंग ग्रीक सिविलाइजेशन 2 साइंटिस्ट आए, दैट इज फर्स्ट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम हमने सुना होगा। तो एरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी कि जो मैटर है वो इनफाइनाइट यूनिट से बना हुआ है। मतलब मैटर अनगिनत, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट उसके पार्टिकल्स हैं। तो वो डिस्क्रीट यूनिट से नहीं बना हुआ, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट से, इनफाइनाइट पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब उसकी कोई सेपरेट यूनिट नहीं है। तो इन्होंने ये बात करी ग्रीक और उसके एरिस्टोटल एंड उसके फिलोसोफर्स, उसके फॉलोअर्स ने। और सेकंड हम बात करेंगे डेमोक्रिटस एंड लुइसिपस। डेमोक्रिटस ने ये बोला और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये बात करी कि जो मैटर है वो डिस्क्रीट यूनिट से बना होता है। डिस्क्रीट यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनको मिला के ही हमारा मैटर बना हुआ है। और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम क्या दिया? एटोमोज नाम दिया। डेमोक्रिटस एंड लुसिपस, ये 2 ग्रीक सिविलाइजेशन के ही दूसरे साइंटिस्ट थे। एरिस्टोटल फर्स्ट थे और डेमोक्रिटस एंड लुसिपस सेकंड थे। तो इन्होंने नाम दिया कि वो डिस्क्रीट यूनिट से बना होता है, उसको हम बोलते हैं एटोमोज। तो ग्रीक में एटोमोज का मतलब है इनडिविजिबल, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो एटमोज से ही एटम हमारा वर्ड आता है। एटम वर्ड ग्रीक वर्ड ही है। लेकिन एरिस्टोटल ने बोला था कि वो डिस्क्रीट यूनिट से नहीं बना हुआ, मैटर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये जो 2 थियरीज थी ये सबसे पहले आई, लेकिन इनका साइंटिफिक कोई बेस नहीं था। तो इसीलिए हम इनको फर्दर नहीं पढ़ेंगे। हम आगे पढ़ेंगे दूसरी थियरीज जिसके अंदर एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रूवन चीजें दी हुई हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? तो केमिकल कॉम्बिनेशन से हमें समझ आता है कि केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई भी दो चीजें मिल रही हैं, 2 एटम्स मिल रहे हैं, तो वो कंबाइन करते हैं। कंबाइन मीन्स मिक्स नहीं, दैट मीन्स केमिकल बॉन्ड बना के कंबाइन होना इज केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो किस तरीके से, क्या वो रैंडमली कंबाइन करेंगे या पर्टिकुलर कुछ ना कुछ चीज है, कुछ ना कुछ रूल्स है वो फॉलो करके करेंगे? तो ऑब्वियसली उसके लिए 2 लॉज दे रखे हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों लॉज के हिसाब से कोई भी 2 एटम्स ए और बी मिला के
सी बनाता है तो वो किसके हिसाब से बनाएगा, इन दोनों लॉज के हिसाब से बनाएगा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो हम अब देखेंगे इन लॉज के थ्रू, कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे ये दोनों लॉज उसके अंदर फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है और क्या इसमें ऐसी चीज है जो केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जो रिएक्ट करते हैं चीजें उसमें ये लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले ये बताइए कि किसने ये लॉ डिस्कवर किया था। सबसे पहले ये लॉ जो डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम, तो ये जो लॉ डिस्कवर किया था वो एंटोइन एल लवाइसर ने किया था, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। अब सेकंड बात आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि मास ना तो बनेगा किसी केमिकल रिएक्शन में, ना ही वो टूटेगा या ब्रोक डाउन होगा। मतलब जितना मास हमने एक रिएक्शन को करवाने के लिए दो रिएक्टेंट्स का लिया है तो प्रोडक्ट में भी हमें उतना ही मास मिलेगा। दैट मीन्स इफ ए एंड बी मिक्सेस केमिकली कंबाइंड एंड फॉर्म सी, तो इन दोनों का जो मास था वही मास किसका रहेगा, सी का रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ना तो एक्स्ट्रा बनेगा ना ही कम होगा, तो जितना था उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इसका यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी। तो इसका मतलब क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी से आपको एक एग्जांपल लूंगी। एक्टिविटी से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये लॉ एक्चुअल में क्या बोलता है। तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी करवा रही हूँ आपको, उसके अंदर मैं क्या लूंगी, एक मैंने एक्टिविटी, प्लीज एक्सक्यूज माई राइटिंग। यहाँ पे मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है और यहाँ पे मैंने उसको थ्रेड से एक छोटी सी ट्यूब ली है और नीचे इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सोडियम सल्फेट लिया है जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, और इस बीकर के अंदर मैंने लिया है BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड। मतलब इस ट्यूब के अंदर मैंने लिया है ये बेरियम क्लोराइड। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने ये बोला कि मैंने अगर ये थ्रेड काट दिया तो ये ट्यूब ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इसके अंदर गिर जाएगी। तो दैट मीन्स BaCl2 और सोडियम सल्फेट आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और ये दोनों केमिकल कंपाउंड्स हैं तो आपस में रिएक्ट करेंगे। अब मैं इनकी रिएक्शन यहाँ पे लिखती हूँ कि कैसे रिएक्शन होगी। Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों मैंने चीजें ली, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी NaCl प्लस BaSO4। तो ये हमारा नया सब्सटेंस बना। तो हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, उससे हमें दो प्रोडक्ट्स मिल गए। अब देखिए यहाँ पे सोडियम दो है, यहाँ पे सल्फेट एक ही है, यहाँ पे बेरियम एक है, क्लोरीन दो है। यहाँ पे सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, बेरियम एक है, सल्फेट एक है। तो हमने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे सोडियम दो है और यहाँ पे क्लोरीन दो है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, सल्फेट यहाँ पे 1 है, बेरियम भी 1 है। तो बेसिकली बेरियम और सल्फेट तो यहाँ पे बैलेंस्ड है, लेकिन सोडियम और क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस का मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली ये दो हैं तो उसका वेट भी डबल आएगा, और क्लोरीन भी दो है तो क्लोरीन का वेट भी डबल आएगा। तो ये रिएक्शन हमारी गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर मास के जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये रिएक्शन गलत है? नहीं, रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इनको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मेरा सेम, क्या ये दोनों तरफ इसके मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, या मैं बोलूं दोनों तरफ का मास सेम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए हम बैलेंसिंग का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि दोनों तरफ, दोनों सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस है वो क्या रहे,
इक्वल अमाउंट में रहें। तो अब यहाँ पे भी 2 सोडियम हुए, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 सोडियम और 2 क्लोरीन रहेंगे, जिसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन का मास जो हो जाएगा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे जितना मास है उतना ही क्या रहेगा, प्रोडक्ट साइड पे मास रहेगा। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेंगे, प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये लागू होता है, कैसे ये रिएक्शंस के अंदर लगाते हैं हम। तो इसी पे बेस्ड है बहुत सारे रिएक्शंस, बैलेंसिंग। तो अगर कोई भी रिएक्शन आपको दे दी जाती है तो उसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो ये वाला लॉ फॉलो नहीं होगा, और अगर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा तो वो रिएक्शन सही नहीं कहलाएगी। तो ये हमारा था कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऐसा लॉ है जो रिएक्शन फॉलो करती है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले ये लॉ दिया किसने था, हमें उसका नाम पता होना चाहिए। तो ये लॉ हमें दिया था प्राउस्ट ने, मतलब ये जोसेफ लुइस प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ हमें दिया था। मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ उनका। तो जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने हमें ये लॉ दिया था, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, प्राउस्ट लॉ। तो इसके 2 नाम हैं, कभी कभी प्राउस्ट लॉ के नाम से भी पूछ लेता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का ही लॉ है। तो अब ये हम बात करेंगे कि ये लॉ हमें क्या बताता है। जैसे जब भी कोई 2 सब्सटेंसेस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स मिले और तीसरा उन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया। तो उस कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनका जो मास रहेगा वो बाय मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट रेशियो में ही रहेंगे बाय मास। तो मतलब अगर मैं कहीं से भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि ये लॉ क्या बताता है। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। मतलब एक केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका, उन एलिमेंट्स का मास क्या रहेगा, उन एलिमेंट्स के मास की रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ एक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं हम। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ वाटर का। तो अगर मैं वाटर का एग्जाम्पल लूं और मैं इन दोनों एलिमेंट्स, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर मैं इनका मास निकालूं तो एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 ग्राम्स, और अगर 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे तो 2 का मास क्या होगा, 2 ग्राम्स। और ऑक्सीजन का मास, एक एटम के ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होता है, 16 ग्राम्स। तो ये 2:16, ये इनका मास का रेशियो आ गया। और अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये क्या आएगा, 1:8 रेशियो के अंदर आएगा। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास वाटर के अंदर 1:8 रेशियो में रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो कहीं से भी मैं वाटर ले लूं तो हमेशा मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास की रेशियो क्या रहेगी, एलिमेंट्स की कांस्टेंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोटल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने H2O का एग्जाम्पल लिया और मैंने 9 ग्राम्स ऑफ H2O ले लिया। तो 9 ग्राम्स H2O का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 8 ग्राम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तभी दोनों को मिला के क्या होगा, 9 ग्राम्स होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, 1:8 रहेगी बाय मास। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, अमोनिया का एग्जांपल लेती हूँ। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास रेशियो है, नाइट्रोजन इज फॉर 14 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन इज फॉर, सॉरी, हाइड्रोजन इज फॉर 3 ग्राम्स। तो हाइड्रोजन क्या है, 3 ग्राम्स प्रेजेंट है और नाइट्रोजन कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, 14 ग्राम्स प्रेजेंट है। तो अगर मैंने इसका मास ले लिया कि मैं इसका मास क्या रहेगा, हमेशा 14:3 की रेशियो में प्रेजेंट रहेगा हमेशा। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो। तो अगर मैंने इसका मास लिया फॉर एग्जांपल 34 ग्राम्स, मैंने 34 ग्राम्स अमोनिया लिया है, तो 34 ग्राम्स अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का जो मास का रेशियो है दैट विल बी 28 ग्राम्स और हाइड्रोजन का मास का रेशियो क्या रहेगा, 6 ग्राम्स। तो इस तरह से हमेशा मास जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो यही के यही वापस आ जाएगा, दैट इज 14:3 ग्राम्स।
तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमारा लॉ खत्म होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉज हमारी केमिकल रिएक्शंस हमेशा फॉलो करेंगी।